हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया था और ये आज इस अध्याय पर भाग 6 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, अभी तक हमारी जितनी भी हमारी वीडियोस हुई हैं इस अध्याय पर, उसमें हम लोगों ने परमाणु तक पूरा समझ लिया था। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या समझेंगे कि अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बच्चों जब भी हम लोग अणु यानी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमें वहां पर बात किसकी करनी होगी? परमाणु की। यानी कि जो भी हमारे अणु होते हैं वो किससे बनते हैं? परमाणु से। तो जब हम लोग दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला देते हैं तब हमारा क्या तैयार होता है बच्चों? अणु। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो क्या बोलेंगे? अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स रासायनिक रूप से आबंधित दो या दो अधिक परमाणुओं का एक वैद्युत उदासीन समूह है। और इसका मतलब क्या होता है? इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो वहां पर हम लोग बात किसकी करते हैं? परमाणु की। तो परमाणु जब दो या दो से अधिक आपस में मिल जाते हैं, कंबाइंड होते हैं केमिकली, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो भी हमारे अणु है वो बनते किससे हैं? परमाणुओं से। और वहां पर दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब परमाणु मिलते हैं और क्या बनाते हैं? अणु, तो उनको कोई ना कोई एक ऐसा बल तो चाहिए जिसके वो एक साथ लगे रहें। तो वहां पर हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स वहां पर हमें पता होनी चाहिए जिसके द्वारा वो परमाणु जो है आपस में बंधे रहते हैं। और क्या बना रहता है? अणु। तो अगर मैं बात करता हूं बल जो अणु से परस्पर परमाणुओं को रोके रखता है, तो जहां पर वो अब जब परमाणु से अणु बनेगा तो सारे के सारे परमाणु को हमें एक साथ बांधे रखना है। तो वहां पर जो बल यूज आता है वो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सह संयोजक आबंध। उसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जब भी हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स यानी अणु की, तो वहां पर जो भी हमारे परमाणु होते हैं दो या दो से अधिक, उनको मिलाकर के ही हम लोग क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और उनको बांधे रखने के लिए जो बल का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सह संयोजक आबंध। ठीक है बच्चों, तो अतः हम लोग लास्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि परमाणुओं का संयोजन क्या कहलाता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोगों ने जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें समझा था कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, वो बहुत ही क्रियाशील होते हैं, यानी कि वो अस्थायी होते हैं, वो स्थायी नहीं हो सकते हैं। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, यानी कि उनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है और वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि तत्व जो होते हैं वो बहुत ही अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों अणुओं की, तो अणुओं के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल उससे डिफरेंट आगे हैं, वो फ्री स्टेट में रह सकते हैं। तो अणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं क्योंकि वे अत्यंत स्थायी होते हैं। ठीक है, तो वो स्टेबल होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, वो आराम से फ्री स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन परमाणु की बात करेंगे तो वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बच्चों इसी के अकॉर्डिंग एक और परिभाषा दूं अणुओं की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अणु पदार्थ जो तत्व या यौगिक होगा का सबसे छोटा कण है जिससे पदार्थ के गुणधर्म होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी अणु की वो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि पदार्थ की है। ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। लेकिन जो हमारे परमाणु होते हैं उनको वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, वो किसी न किसी के साथ कॉम्बिनेशन या रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो भी हमारे अणु होते हैं वो बनते किससे हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब हम लोग मिला देते हैं तब हमारा क्या तैयार होता है बच्चों, अणु। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अणु बनता है वो बनता तो परमाणु से है, लेकिन वो जो परमाणु है वो हो सकता है कि एक ही तत्व के हों, अलग अलग जो हमारे परमाणु लिए हैं वो हो सकता है एक एलिमेंट के हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूँ तो अणुओं को या तो समान तत्वों, ठीक है, सेम एलिमेंट्स, या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम अणु कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु बना रहे हैं वो बनता किससे है, एक परमाणु, सपोज परमाणु 1 हुआ, फिर परमाणु 2 हुआ, और एक और सपोज हमारा परमाणु 3 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को मिला करके हम लोगों ने कोई एक अणु बनाया। ठीक है, क्या बनाया बच्चों, अणु बना दिया। अब ये जो परमाणु है या तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एक ही एलिमेंट के हों, एक ही तत्व के हों, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों इनमें से दो एक के हों और ये वाला जो है सपोज ये दोनों एक के हैं और ये किसी दूसरे तत्व का आ गया। तो जब वहां पर बिल्कुल सेम होते हैं, सेम तत्व होंगे, तब बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे उसको, समान तत्वों के। और जैसे ही वहां पर दो अलग अलग तत्व आ गए तब हम उसे बोलेंगे भिन्न भिन्न तत्व हो। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जो अणु होते हैं वो भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। तो अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों अणुओं के दो प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से होंगे, एक जो तत्वों के अणु होगा यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जहां पर हम लोगों ने सेम तरह के तत्वों को मिलाया है। ठीक है बच्चों, और यहां पर दूसरा क्या था टाइप, यौगिकों के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इन दोनों को समझते हैं कि यहां पर क्या क्या डिफरेंस होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अणुओं के पहले प्रकार की यानी कि तत्वों के अणु, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तत्वों के अणुओं की, तो किसी तत्व के अणु में रासायनिक रूप में संयुक्त दो या अधिक समान परमाणु होते हैं। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे तत्वों के अणुओं की, तो वहां पर जो भी हम लोग अणु ले रहे हैं वहां पर वो कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम तत्व के होंगे, वहां पर वो अलग अलग तरीके के नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं उदाहरण लेता हूं तो बच्चों हाइड्रोजन तत्व के अणुओं में परस्पर संयुक्त दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन होंगे वहां पर अणुओं से बनी होती है, ना कि एकल परमाणु से। तो अगर जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन की बात मैं अगर करता हूं तो वहां पर देखो दो है ना, हाइड्रोजन जो है वो कितनी बार है, दो बार, और दोनों के दोनों सेम है। तो हमारे को अगर हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो HH यानी कि दो अणु चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तत्वों के अणुओं की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर कैसे होने चाहिए, रासायनिक रूप में दो या दो से अधिक समान परमाणु होने चाहिए। ठीक है बच्चों, वहां पर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो देखो यहां पर भी N और N दोनों सेम परमाणु आ रहे हैं, तो यहां पर भी एक जैसे ही आए। उसी प्रकार बच्चों ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां पर भी हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम आए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे परमाणु की, तो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक ही तत्व के होने चाहिए, वो अलग अलग तत्व के नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो दो हम लोगों ने परमाणु लिए हैं। अब यहां पर बच्चों जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों ओजोन की, तो ओजोन में कितने आएंगे, 3। अगर मैं बात करता हूं बच्चों फास्फोरस की, तो वहां पर कितने आते हैं, 4। अगर मैं बच्चों बात करता हूं सल्फर की, तो वहां पर कितना आ जाते हैं, 8। तो वहां पर हो कितने भी सकते हैं, दो। मैंने बताया यहां पर देखो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक। अब वो अधिक कितने भी जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पर वो सेम ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर वो डिफरेंट हो जाएंगे तब वो दूसरी कैटेगरी में जाएगा, जब तक वो सेम है तब वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तत्वों के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो भी हमारे अणु होते हैं वो बनते किससे, परमाणुओं से। अब जब भी हम बात करें तत्वों के अणु की, तो वहां पर जो अणु थे या जो हमारे परमाणु थे वो सेम थे, वहां पर डिफरेंट हम लोग तत्वों के नहीं ले सकते हैं। तो अब अगर बात करूं वहां पर हम लोगों ने इतना तो समझ में आ गया कि दो हो सकते थे, जैसे H2 पढ़ा हम लोगों ने, O2 पढ़ा, और हमें इतना भी समझ में आ गया था बच्चों वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा O3 फॉस्फोरस,
ठीक है बच्चों, सल्फर उसमें S8 था। अब बच्चों क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोगों ने परमाणु उपयोग करा हो? तो बच्चों ऐसे भी कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उत्कृष्ट गैसें, जो हमारी नोबल गैसें होती है वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबल गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब एकल परमाणु He, Ne और Ar के रूप में रहती हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही यूज हो रहा है, यहां पर एक से ज्यादा परमाणु यूज नहीं हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, तो अगर मैंने हीलियम लिया है तो बच्चों देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक है, हाइड्रोजन में जबकि कितने थे? वहां पर 2 थे। और ओजोन में कितने थे बच्चों? वहां पर 3 आ रहे थे। ठीक है, तो ये He सिंगल और H2 यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे, और यहां पर 3 था ओजोन के लिए, तो यहां पर 3 आया। तो बच्चों हम लोग जब भी बात करेंगे उत्कृष्ट गैसों की या नोबल गैसों की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एकल परमाणु ही होता है। अब बच्चों यहां पर देखो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं कि यहां पर इन केस में जो परमाणु होता है और जो अणु होता है वो दोनों के दोनों एक ही होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। अब देखो ध्यान से सुनना है, यहां पर दूसरी लाइन देखिए, इसलिए उनके परमाणु और अणु ठीक एक समान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया था तो यहां पर कितने परमाणु थे? 2, एक ये और एक ये। तो यहां पर परमाणु तो कितने हो गए? 2। इन दोनों को मिला दिया तभी तो हमारा बच्चों क्या बना? अणु। तो यहां पर अणु क्या है? H2 एक तरह से हम देखें, और हमारे ये सिंगल सिंगल क्या थे? जो परमाणु थे। ठीक है बच्चों, लेकिन इस केस में क्या है बच्चों कि हमारे जो परमाणु है वो भी He है और अणु है वो भी He ही है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज हो रहा है। ऐसी अगर मैं O3 की बात करूं तो यहां पर कितने परमाणु आ गए? 3। और यहां पर जो पूरा एक आ गया वो O3 बन गया अणु। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है एक केस जहां पर परमाणु और अणु दोनों के दोनों समान हो जाए, और वो कौन सा केस होगा? जब हम लोग उत्कृष्ट गैसों यानी कि नोबल गैस की बात कर रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या है उसके? हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है बच्चों, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है हमेशा, वो क्या है कि जब भी हम लोग तत्वों के अणुओं की बात करते हैं तो वहां पर जो हम लोग परमाणु यूज कर रहे हैं वो होंगे सिर्फ एक ही तरह के। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो होंगे एक ही तरह के। ठीक है बच्चों, तभी वो इस कैटेगरी में आएंगे, वरना वो कंपाउंड की कैटेगरी यानी यौगिक की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों हम लोग एक और चीज अच्छे से समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी कहते हैं। तो किसी भी एक परमाणु अणु में जितने भी हमारे परमाणु होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों कि उत्कृष्ट गैस थी, हमारी जो नोबल गैस थी वो कौन कौन सी थी? हीलियम थी सपोज, तो हीलियम में केवल एक ही परमाणु है, और उसी की वजह से बच्चों जो हमारी एटॉमिसिटी होगी हीलियम की या परमाणुकता होगी वो कितनी होगी? 1। तो ऐसे बहुत सारे हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं जिनकी परमाणुकता कितनी होती है बच्चों? 1। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे जितनी भी इनकी परमाणुकता होगी वो 1 होगी, क्योंकि बच्चों यहां पर जो हमारी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है? 1 है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों तो धातु नहीं उत्कृष्ट गैसों की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो एक परमाणुक मोनो एटॉमिक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी परमाणुकता होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए हम लोग उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसों को एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या नाम है? एक परमाणुक यानी कि मोनो एटॉमिक के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं दूसरी बात बोलता हूँ बच्चों कि यहाँ पर तो 1 थी इनकी परमाणुकता, लेकिन क्या अब ये जो थे वो कौन थे? उत्कृष्ट गैस। क्या ऐसे भी हमारे पास तत्व हैं जो उत्कृष्ट गैस तो ना हो लेकिन फिर भी उनकी जो परमाणुकता है, एटॉमिसिटी है, वो 1 हो? तो बच्चों वो भी हैं। तो देखो धातु तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे, इनकी भी परमाणुकता कितनी होती है बच्चों? 1 ही होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट गैसें हैं, कुछ धातु भी हैं ऐसे जिनकी परमाणुकता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा वो ऐसे तत्व थे जिनकी परमाणुकता कितनी थी बच्चों? 1। अब अगर हम बच्चों बात करते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणुकता 2 या 3 या 4 होगी, तो वो कौन कौन से होंगे? देखो सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये सब के सब वो हैं जिनकी परमाणुता कितनी होती है बच्चों, 2। अब जिनकी परमाणुता 2 होगी उनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, द्विपरमाणुक यानी कि डायएटॉमिक बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी परमाणुता कितनी होगी, 3, तो वहां पर देखो बच्चों आता है हमारे पास O3, ओजोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब 3 परमाणु हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी परमाणुता कितनी होगी बच्चों, एटॉमिसिटी कितनी होगी है, 3। और इनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, त्रिपरमाणुक। ठीक है बच्चों, इनको और भी क्या नाम दे सकते हैं, त्रिपरमाणुक यानी कि ट्राई एटॉमिक। ठीक बच्चों। अब उस तरह से हम लोगों ने एक और एग्जांपल पढ़ा था फास्फोरस का, P4, तो यहाँ पर परमाणुता यानी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पर कितने परमाणु इस्तेमाल हो रहे हैं, 4। लेकिन है बच्चों ध्यान रखना एक ही तरह के, तभी वो इस कैटेगरी में है। अगर दूसरे तरीके के हो जाएंगे अलग अलग, तो वो एलिमेंट ना होकर के यौगिक वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4, और इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो चतुर्थ परमाणुक बोलते हैं इनको, यानी कि टेट्रा एटॉमिक। ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बच्चों यहाँ पर, कि जो भी हमारे तत्व के अणु होते हैं उनमें जो भी हम परमाणु इस्तेमाल करेंगे वहां पर वो सेम तरीके के होने चाहिए। और ऐसा भी एक कंडीशन थी जहां पर अणु और परमाणु जो होंगे वो एक ही होंगे। वो वहां पर कौन कौन सी कंडीशन थी, जो उत्कृष्ट गैस थी वहां पर एक ही परमाणु इस्तेमाल होता है, तो इसलिए अणु और परमाणु सेम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके अलावा परमाणुकता भी होती है कोई एक चीज जो कि हमें बताती है कौन, जितने नंबर ऑफ उसमें परमाणु हम लोगों ने इस्तेमाल करे वही हमें कौन बताता है, परमाणु। ठीक है बच्चों। और वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, और इससे आगे भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यौगिकों के अणु की, यानी कि दूसरे प्रकार की। अब बच्चों बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा कि वहाँ पर हम लोगों ने जो परमाणु इस्तेमाल करे थे वो एक ही तरह के थे, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु इस्तेमाल करेंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जब हमारी दूसरी कंडीशन लगेगी तो यहाँ पर एक कंडीशन लग गई कि हमारे पास यहाँ पर जो परमाणु होंगे वो अलग अलग तरीके के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी सारी कंडीशन एक तरह से वही चलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ यौगिक के अणु में, तो देखिए पहली लाइन क्या है, किसी यौगिक के अणु में रासायनिक रूप से परस्पर संयुक्त 2 या अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, पहला क्या आता है हमारे पास, HCl। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 अलग अलग परमाणु आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन अलग है और दूसरा क्लोरीन अलग है। तो यहां पर हम लोगों ने सेम तरह के परमाणु इस्तेमाल नहीं करे, तभी वो इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक हाइड्रोजन और दूसरा किसका है, क्लोरीन का है। अब यहां पर 2 तरह के परमाणु है, यानी यहां पर कितनी होगी बच्चों, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। अब ऐसा नहीं है 2 हो, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखते हैं बच्चों एग्जांपल, तो क्या आ गया, वाटर यानी कि H2O। तो यहाँ पर बच्चों एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का। इसीलिए यहाँ पर ये दो अलग अलग परमाणु आ रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होता या ऑक्सीजन होता तो वो एक परमाणु, एक ही तरह के परमाणु हो गए, तो वहां पर फिर वो इस कंडीशन में नहीं आता। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग एक और बोल सकते हैं बच्चों, CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, वो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जहां पर भी परमाणु अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे वहां पर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, यौगिकों के अणु की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊं तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने जो समझा है वो क्या है कि जो भी हमारे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बनते किससे हैं, 2 या 2 से अधिक जो परमाणु होते हैं उनको मिला करके ही बनता है क्या, हमारा अणु। और उनको जो फोर्स होता है वो कौन सी होती है, जिनको वो बांधे रखता है उन सभी परमाणु को आपस में, तो वो थी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज बच्चों, जो भी अणु होते हैं वो जिसमें किस किस तरीके के परमाणु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, उसके हिसाब से ही हम लोग बताते हैं कि जो अणु होगा वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या था जिसमें हम लोग बात करते थे अणु यानी कि एलिमेंट की फॉर्म में, और दूसरा क्या था हमारा यौगिक यानी कि यौगिकों के अणु। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जहां पर सेम परमाणु इस्तेमाल होते हैं वो क्या बनाता है, तत्वों के अणु। और अगर हम बच्चों बात करते हैं जहां पर तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग परमाणु इस्तेमाल करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, यौगिकों के अणु की। ठीक है बच्चों। और जितने हमारे उसमें हम लोगों ने परमाणु इस्तेमाल करे हैं तो उनकी जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का जो उससे रिलेटेड टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।